नमस्ते। आप सबका वॉइस ऑफ डोगरास के एक और पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजेंद्र रैना जी से, जो एक कश्मीरी पंडित हैं कश्मीर वैली से। और पिछले 30 साल से एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वो एनसीआर रीजन में काम कर रहे हैं। इसके पहले, इन 30 साल के पहले जो उनकी जिंदगी थी और वो कैसे जम्मू कश्मीर सरकार के एक एम्प्लॉय होते होते वो रह गए और उन्हें एनसीआर में आके कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की लाइफ उन्होंने जी, यही शायद आज हमारे वार्ता का, हमारे डिस्कशन का फोकस रहेगा। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी लाइफ पहले कैसी थी और कैसे उन्हें यहाँ आना पड़ा। और उसके साथ साथ चूंकि वो जियो पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में भी उनका बहुत इंटरेस्ट है, उसको वो बहुत ही गहन तरीके से ट्रैक भी करते हैं। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्टेट में उस समय क्या चल रहा था, अभी भी क्या स्थिति है, हमने क्या चीजें सीखी हैं 1989 और 1990 में, जो कश्मीरी हिंदू वहां से वैली से निकलकर जिनको आना पड़ा, कई जम्मू में रह गए, कई पूरे भारत में वो फैल गए। तो उससे हमने क्या लेसन सीखे, जम्मू के लिए इसमें क्या लेसन है। दोनों जम्मू की जो हिंदू कम्युनिटी है या डोगरा कम्युनिटी है और जो कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी है, उनको आपस में आगे चल के कैसे, क्या इसमें से सीखना चाहिए और कैसे क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या क्या एक एक्शन प्लान होना चाहिए, वो भी हम कुछ बातें उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप पहली बार आए हैं वॉइस ऑफ डोगरास के पॉडकास्ट पे और मुझे लगता है कि आप बहुत बार आएंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम काफी चर्चा करेंगे अपनी स्टेट के बारे में। आगे बहुत सारे पॉडकास्ट हमने सोच के रखे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। और जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो बिना किसी कश्मीरी हिंदू से बात किए या बात कंप्लीट नहीं होती। हम सेम कहते हैं कि जैसे जम्मू के डोगरे से अगर आप बात ना करें तो पूरे स्टेट की पूरी बात नहीं होगी, जब हम पूरे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप आते रहेंगे इस हमारे पॉडकास्ट पर। यस। राजेंद्र जी, पहले मैं आपसे जो पहला सवाल इनफैक्ट मैं करना चाहती हूँ, और उसके इनफैक्ट उसके पहले मैं ये कहूंगी कि बार बार जो आपको या किसी भी कश्मीरी पंडित को ये कहानी दोहरानी पड़ती है 1989 90 की। हम अब उस महीने में आ गए हैं जब ये चीजें, दिसंबर जनवरी का महीना। और मैं कहूंगी कि जम्मू कश्मीर के लिए तो कुछ अक्टूबर के महीने से ही, क्योंकि जो हमने अक्टूबर 1947 में देखा, उसके बाद ये कुछ ऐसा है कि सर्दियों का जो ये महीने हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जम्मू कश्मीर के लिए जो बहुत दर्दनाक रही। और मतलब उनको याद करके बहुत से जख्म बाहर हम कुरेद देते हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी कि आपको फिर से वो कहानियां हम कह रहे हैं कि आप दोहराइए। लेकिन शायद ये कहानियां कहना भी बहुत जरूरी है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमें ये कहानियां कहना बहुत जरूरी है, चाहे इससे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। Thank you for inviting me and for hosting me. It's a pleasure and privilege to be with you. I know how much impact you have been having in Jammu. So to that extent, really thankful to you that I'm here with you. जो पहली चीज आपने पूछी, रिपीटिंग द स्टोरी, टू मी इट इज ऑल कैथारसिस। कि जब भी मैं अपनी स्टोरी डिस्कस करूं तो देयर कैन नेवर बी इनफ ऑफ इट, फॉर द सिंपल रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी कि पहले 20 साल तो we didn't talk about it because we didn't get the time. We were busy having been thrown out of Kashmir. Barring the first month, if I say, when we had absolutely nothing, we were on the roads, had Jammu not come to our rescue to the extent कि जो मैंने पहला container use किया है, that is courtesy Jammu people which I got in that temple which I keep visiting because that was my first stop. और वहां पे मुझे एक बाल्टी दी किसी ने, इट वॉज अ फ्रेश प्लास्टिक बाल्टी एंड ए मग, जो हमने पानी रखने के लिए यूज की। वी आर गिवन लेंटिल्स, राइस एंड ऑल बाय पीपल ऑफ जम्मू, और वो पूरा एक ग्रुप बना हुआ था जम्मू के लोगों का। सो दैट इज हाउ एंड वेयर द एंटायर स्टोरी स्टार्ट्स। और जो शिव मंदिर की हम बात करते हैं हमेशा। नंबर टू इज कि इस वजह से भी बात इनफ नहीं हुई कि वी माइट हैव हैड rallies here once a year to commemorate 19 January. And then the first killing of Mr. Tekal Agtafiloji, who was not only a leader of Jansingh, but he was the known face of Kashmiris.
पॉइंट नंबर 3, एक क्लैरिटी में यहाँ पे दे दूं कि जो कश्मीरी पंडित एक वर्ड हम यूज करते हैं, इट्स मोर ऑफ ए यूफेमिज्म। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इलिटिस्ट माइंडसेट का है, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो दैट वी आर ऑल कश्मीरी हिंदूज। और वहां पे आप कोई भी पंजाबी सरनेम यूज करें, दे आर इन कश्मीर, दे आर डोमिसाइल, दे आर डूइंग बिजनेस। आप सूरीज, मेहराज, चौरासियाज, कपूर्स, there are so many of them, and they are a part and they suffered along with us and they migrated along with us. So ये जो migration में कई बार लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडित, नो, इट वाज कश्मीरी हिंदूज एंड देयर वर माय क्लासमेट्स, वो चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, एंड दे हैव देयर लैंड प्रॉपर्टी एंड बिजनेस आउटलेट्स। दैट वाज वन क्लैरिटी व्हिच, बिकॉज हमारे वर्ड में इंटरचेंजेबली हम हिंदूज एंड पंडित यूज करते हैं, सो नो एलिटिस्ट माइंडसेट है। नंबर 2 जो बात है कि स्टोरी पूरी एंड टू एंड नहीं कही गई, बिकॉज एवरीबडी स्टेटेड हिज बिट। तो इस चीज को वीव करना, आई थिंक फर्स्ट टाइम इट वाज बाय द कश्मीर फाइल्स, बट इवन दैट 3 hour मूवी हैड टू पिक अप सम ऑफ द हॉरर स्टोरीज। लेकिन कंप्लीट वीव जो है, इट व्हेन डिड इट स्टार्ट, व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ डिड वी गो टू जम्मू एंड व्हाट ऑल हैपेंड देयर, because to me the most traumatic time of this entire phase was the first 2 years in Jammu, when people had to live in tents, and some of us, people like me, were lucky to be accommodated by a family, Jammu Dogra family, जिनके पास 3 कमरे थे. They moved to 2 rooms and gave me a room जिसके अंदर ही हमने किचन बना दी एक कॉर्नर में. So you can imagine कि उन्होंने किस वजह से किया. What rent would I have been paying मेरे को तो याद भी नहीं. And first 3 months, because banks पूरे बंद थे, जम्मू श्रीनगर में खुल नहीं रहे थे. So we told them, यार जब बैंक खुलेंगे कैश आएगा तब दे देंगे. So somebody who trusted me to this extent, why would he have given me a room of his home? So I think that is where the story starts, and this portion has never been stated in this. But उसका जो एक healing effect था, that it helped us settle down quickly and forget, not totally, but how it all began. And point number 2 जो बहुत important यहाँ पे है is, let's say, the October-November part of 1990. When after our genocide from there, first time the office moved to Srinagar, to Jammu, a summer capital के लिए. And when we are moving in Raghunath Bazaar and all, we confronted some of those Kashmiri Muslims, since they were a part and parcel of the entire process of cleansing. Nobody even batted an eyelid or raised an eyebrow. Forget about talking or abusing them or doing anything. So to me, that was one moment which I thought that we have taken it into a stride, that we will do it differently. We'll settle down, we'll mingle, and we'll move forward. Nobody moves forward in a genocide. But the thing is that what else can you do? You either get embroiled in a revenge or take them on, or you first of all take your own route. And the limitation with our society is that we are not, we are essentially pen pushers. Education was luckily, I would say 100%, and probably 80% or thereabouts would be professionals or graduates or postgraduates. So that was one point which helped us. And the last point in the segment would be that when we landed at Jammu, Jammu has always been a laggard. It's not only that Ladakh suffered, Jammu suffered. And I remember when we landed there, what was the infrastructure like? And if you have suddenly, within 10 days, around 4 lakh people land up in a place which is not good enough for the locals, how much it would have impacted the infrastructure. But people were receptive. Nobody said that हमारे यहाँ पूरा पानी नहीं, electricity नहीं, roads नहीं. How will we manage this? So I give credit to the leadership here, because they could have exploited this, used it. Maybe a bit of it should have been. देखिए हम लोग laggard रह गए हैं यहाँ पे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं. But I think the society at large was so empathetic and so sympathetic both for us, that is how we settled down there without any problem. And उसके बाद जो somebody left within 6 months, somebody left within a year or so, but that was the fundamental settling point which gave us the base from where it was later on easy कि जैसे जिसको options मिली वहां से वो निकलता है. जी.
तो राजेंद्र जी, मैं इस पे और बात करूंगी। जो आपने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव जम्मू का भी दिया, और चूंकि हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, बिकॉज उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट इसके पहले, चूंकि हमारी ऑडियंस जम्मू कश्मीर के बाहर की भी होती है, मैं आपसे चाहूंगी कि आप कुछ एक पर्सपेक्टिव ऐसे दें कि जो जब पलायन करना पड़ा, जब हम 19 जनवरी की हम एक डेट हमको रखनी पड़ती है जिसमें हम रिमेम्बरेंस या उसको हम याद करते हैं कि ये घटना घटी थी। लेकिन ऑब्वियसली उसके पहले कुछ बिल्डअप हुआ होगा। ओवरनाइट तो हो नहीं सकता। ओवरनाइट ठीक है, एक थ्रेट लगी होगी लोगों को और बहुत से लोग उस दिन निकल गए, लेकिन काफी लोग पहले निकलना शुरू हुए होंगे, उसके बाद निकलना शुरू होंगे। आप वहां रह रहे थे, क्या माहौल था? मतलब आपका बचपन कैसा था? आर देयर सम गुड मेमोरीज एंड देन यू नोटिस कि नहीं, कुछ चीजों में बदलाव आ रहा है? वो क्या मार्कर्स भी क्या थे? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो जो मार्कर्स हैं, वो जो चेंज है, या क्या जो एक बोलते हैं ना कि वार्निंग साइंस जो थे, वो क्या थे? क्योंकि वो आज भी लागू होते हैं, उनके लिए हमें आज भी वॉच आउट करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, जो पहले था इस पलायन के, और उसके बाद अब जम्मू आने तक। फिर हम जम्मू की तो बात करेंगे ही, वहां क्या हो रहा था, लेकिन उसके पहले कश्मीर में क्या हो रहा था। See, I tell you that I have had a short stint in Punch because my father was posted there. Then I did my primary schooling in Udhampur, and उसके बाद we shifted to Srinagar, जहाँ पे essentially मेरी schooling भी हुई. I am from now NIT, that time RAC Srinagar, and I was the first batch MBA of Kashmir University, which I did parallelly seeking sanction from a government department, and I got the government job also. And that time getting a gazetted post was something I thought, oh, this is a decent thing instead of going to private sector, because उस time it was just opening up private sector. So I joined it. अब आप देखिए कि I had schoolmates, I had college mates, and then university में, and finally my professional colleagues, senior थे, junior थे. The fourth part was my neighborhood, कि जहाँ पे हम रहते थे, that was basically a predominantly Kashmiri Hindu area, काफी थे, but ultimately when you live with a populace of around 90% or thereabouts, you would be interacting with the entire family and all. And the relationship, I tell you, till 1977 was जिसमें आपको कुछ लगता नहीं था ऐसा कुछ distinction. But post 1977, things started changing for the people who could sense things. हम लोग छोटे थे तो हमको इतना लगता नहीं था. But as we now look back and try to find, use the nice word, pointers जो थे या markers जो थे, वो markers मुझे लगता है कि 1977 से शुरू हो गए. And how did it start? When Sheikh Abdullah won the election, that time he was treated as somebody who has betrayed Kashmiris, because he led the entire movement. Or 1975 में, when he gave it away for chief ministership, people took it as a betrayal, because he climbed down from his position of prime ministership to chief ministership. तब तक 370 में भी कई सारे amendments हो गए थे. But bigger than that, जो उन्होंने 2-3 यूनिट सेटअप किए थे, पहले बेसिट फ्रंट इन पर्टिकुलर जो उन्होंने, और मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, who gets very little notice in this entire thing, but he has been the brain behind this entire thing. People don't name him, but if you ask me, the brain behind Sheikh Abdullah was Mirza Mohammad Afzal Beg, who happened to be his deputy prime minister once, and then later on the deputy chief minister. So उसके बाद जो ये मरमर है, ये start हुई. Then the next ignition point was when Zulfikar Ali Bhutto was hanged, because that time जो एक नया ग्रुप इमर्ज हो रहा था, that was जमात इस्लामी. और उस टाइम it was thought कि जमात इस्लामी ने असॉल्ट किया है. तो जो विद इन मुस्लिम्स जमात इस्लामी का एक अटैक, काउंटर अटैक शुरू हुआ. People were beaten up by local Muslims only. So it was basically Jamaat Islami versus non-Jamaat Islami. But that emboldened Jamaat Islami that they became a force in itself. And what they did, that they started working against Sheikh Mohammed Abdullah. So it was a Jamaat Islami versus Sheikh Mohammed Abdullah. I don't know how much people know that Ali Shah Gilani and Sheikh Mohammed Abdullah never saw eye to eye. The same was true of Dr. Farooq Abdullah.
in my couple of meetings, I have seen him speak against Ali Shah Gilawi openly, clearly, and vehemently, mincing no words. So that was how it started. Then came, if I fast forward 1986, 1986 mein, the first South Kashmir riots took place. The area was predominantly controlled by Sunnis, Wahhabi Sunni Muslims. पर उनको पैट्रनेज दी जो कांग्रेस का प्रोडिजी था वहां पे, दैट वाज मुफ्ती मोहम्मद सईद. मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज अ अंडरस्टडी ऑफ मिस्टर डीपी दार. पीपल नो इट वेरी वेल. और उन्होंने पोलराइज करने के लिए he started patronizing Jamaat Islami there. So Jamaat Islami did a pilot run that time, if you ask me, 1986, जिसमें कश्मीरी हाउसेस वेंडलाइज किए गए, टेम्पल्स कई जगह डिस्ट्रॉय किए गए, particularly some very well-known temples. So that was, if you ask me, South Kashmir में कई सारी families उस time निकल गई वहाँ. And I still remember there were a couple of people who had liquor shops. उनको बोल दिया उनके neighbors वगैरह ने, यार तुम ये बंद कर दो यहाँ पे, because बहुत ज़्यादा Islamization होगी. So they sold their house, they sold their shops and all. To me, that was the first big thing. Number two was 1987. The election rigging, because that only was not a political problem, that was exploited by Jamaat Islami, because उस time नए forces against Sheikh Abdullah शुरू हो गए थे. And I was as a presiding officer in one of the areas proper Srinagar में, which was predominantly a national conference bastion. और अली मोहम्मद सागर जो आज की डेट में इतने बड़े लीडर हैं, as tall as Dr. Farooq, if you ask me, he's the number 2. उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, and he would have won hands down, but still the national conference booms came in. वो ballot paper उन्होंने कहा आप साइड में रख दो. They started stamping and did it. Then I was on counting duty also as a counting officer. America the constituency में, let me tell you, somebody won the election. तो हमने तो लिख दिया कि भाई this is, उन्होंने कहा ये पेपर रख दो, और the deputy commissioner who is supposed to be the returning officer, उसने किसी और को victor declare कर दिया. So I think this set the entire ball rolling. Then come 88, 89, we could see movement of people, and it was as open कि buses start हो गई थी, main centers, and they would say Sopore is the area in North Kashmir, और वहां से they would say Sopore, Apor. Sopore means कि भाई Sopore चला, and then Apor means across the line. तो ये इतना openly ये सारा काम होने लगा. Now we got worried कि होगा क्या इससे. But the worst part was कि चाहे मेरे schoolmates हों, जिनके साथ हम उठते बैठते थे, marriages में जाते थे, and I would stay and they would stay at my place. उन्होंने भी नहीं बताया. We would sometimes nudge them क्या होने वाला है. They would say we don't know कि क्या हो रहा है. In fact, when I was in REC, वहाँ पे somebody told us, जो hostlers थे, हम तो hostlers थे नहीं, तो they would say यार यहाँ पे कुछ रात को काफी ज्यादा मूवमेंट होती है जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं. They said कुछ लोग आते हैं रात में, मीटिंग्स चलती रहती हैं, which later on turned out to be some of the think tank people. वहाँ पे प्लानिंग चलती है. And there would be people coming from Kashmir University, जहाँ उनको लगता था कि यहाँ पे मैपिंग होगी, REC is an easier place. तो ये 3-4 लेवल पे काम चल रहा था. जैसे एक हुर्रियत के जो सारे लोग थे वो काम कर रहे थे, this think tank was working, and at the ground level people were getting trained, and like they were training the trainers. कि कोई लोग train होके आते थे, then they would impart training to people in Kashmir, and arms started moving. Many times people say कि sir इसमें तो फिर पूरा BSF का भी हाथ. Now the question is that how was the border that time? आज अगर आप देखें जो पुंछ राजौरी का बॉर्डर है, the terrain is so treacherous, it's almost difficult to make it impervious or totally seal कर दे. Kashmir that time same was the issue. आप बेशक पूरी को seal कर दें, but what happens to the rest of the areas? तो उस time seal नहीं थी, and people would pass in. I'm not saying delinquency of BSF या वहां पे कुछ उनकी deliberately वो allow भी करते थे, that can't be ruled out. But predominantly it was the length, the treachery of the terrain,
which led people to come in. And the last thing I'll tell you, a very funny anecdote, आज लगता है मुझे वो, that I was at one of the sites, और वहां पे एक डिस्कशन शुरू होने लगे थे when the first death or two deaths took place, नीलकंठ गंजू साहब की और टिकलाल टकलू की. No, नीलकंठ गंजू stayed around 500 meters from where is, लेकिन उनकी डेथ, उनको मारा गया मार्केट में. और when we went to the office, तो डिस्कशन होने लगे थे, people had started now saying कि यहाँ पाकिस्तान बनेगा, and I would indulge somebody in discussion, and it was particularly my senior that time, the executive engineer. He would say, यार तुम्हारा लॉजिक तो स्ट्रांग है, लेकिन I'm telling you something, आप मान जाओगे. And he finally took me, he said कि कल आओ, we'll have a group discussion, आप मेरे पास सोपोर आ. And he came to the office and said, चलो early चले जाते. And we went to Sopor. And then he made me meet Professor Abdul Ghani. Professor Abdul Ghani से मैं मिला, तो उनसे बात हुई, तो he said, oh, आप मिस्टर रैना के बेटे हो. मैंने कहा, how do you know him? वो हम और वो तो एक साथ पुंछ डिग्री कॉलेज में. तो हुर्रियत के जो टॉप प्रोफेसर अब्दुल गनी जो अभी हैं, तो he was in Punch डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, but he had sought early retirement. और वो मुझे मिले यहाँ पे. When I came back and told my father, he said, yeah, I know him. And this fellow told me कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि आप यकीन नहीं करोगे. And I asked him what? He said, पाकिस्तान बन जाएगा यहाँ. I said, आपको क्या लगता है कि आर्मी चली जाएगी यहाँ? तो वो कह रहा है, मुझे उससे दूसरा एंड मत पूछो मेरे से. I'm telling you what we are willing to do. Because what will happen to the army? फिर क्या होगा? सबको मार देंगे. So I came back worried. This was somewhere around first fortnight of December. But it was difficult to sink in. I told that घर में आके I told my father. So ये कुछ markers थे. But the only last thing I would like to tell you is कि वो चाहे मेरे ऑफिस में, ये जो सीनियर है मेरे, जिनसे अभी I think I spoke to him after 25-27 years, because he is now around 80. So प्रोफेसर इंजीनियर रावा है वहां पे, उनसे बात हुई मेरी, and I reminded him of this story. मैं बोला था तुम तो यार बड़े आर्गुमेंटेटिव कश्मीरी थे, तो तुमने माना नहीं. मैं ओके फाइन, बट क्वेश्चन इज कि मेरे स्कूल मेट ने किसी ने नहीं बताया, मेरे कॉलेज मेट में नहीं बताया, और मेरे कुलीग ने नहीं बताया. एंड आई वाज पोस्टेड एट पूरी हाइडल प्रोजेक्ट, और वहां से हम आते थे. एंड आई रिमेंबर व्हाट हैपेंड इवन ऑन द डे रुबिया सईद वाज रिलीज्ड. So that is how, if you ask me to sum it up in 3 lines, is that till 77, wonderful relation. 77 to 87, doubts started creeping in, and that interaction में वो थोड़ी ठंडक आने लगी थी, because दोनों साइड से उनको भी पता नहीं था. If you ask me, क्या 77 से पहले 4-5 साल लोकल्स को पता था कि इंटेंसिटी नो, but they got to know about it from 86 onwards. They did not share it with us. So that is where it started. जी. जैसे आपने राजेंद्र जी कहा कि 70s में मतलब कि एक थोड़ा समझ में आने लगा, एक थोड़े साइंस दिखने लगे. ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 47 में जो चीजें हुई थी, इसका मतलब है कि हमने उससे कुछ सीखा नहीं था. बिकॉज 47 में जो मीरपुर में हुआ, जो भिम्बर कोटली, ये जो सारा पीओजे और मुजफ्फराबाद, ये सारा जो इलाका है, यहाँ हमने देखा कि कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस में ही जो वो सोल्जर्स थे, उन्होंने बगावत की. कर्नल नारायण सिंह संब्याल को, मतलब उनको खुद को विश्वास नहीं था कि उनकी जो मुस्लिम बटालियन है वो उनके साथ धोखा कर सकती है, पर उनके साथ धोखा हुआ. जो हमारे बॉर्डर के विलेजेस थे, खासकर ये जो अब का जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू वाला जो इलाका है, वहां पे आर्मामेंट्स आना शुरू हो गई थी. वहां भी वही चीजें थी जो आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं. मैं वही सोच रही थी कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां भी आप जब अकाउंट्स पढ़ो तो वहां लोग बोलते हैं कि गांव में बातें शुरू हो गई थी कि इस तरफ आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान है जस्ट बीन फ्रेशली क्रिएटेड, एंड उनको कुछ खबर आने लगी थी कि कुछ होने वाला है, तो तुम या तो इधर आ जाओ या आर्म्ड हो जाओ. उनको ये मिलने लगा था. तो वी काइंड ऑफ फॉरगॉट दैट, एंड उसकी शायद वजह हो सकती है कि थोड़ी गवर्नेंस उसके बाद अच्छी हुई,
एंड देन अगेन 77 में वी स्टार्टेड सीइंग दीज थिंग्स। तो आपको लगता है कि हम कुछ वहां पे छूटा था, कि वी डिड नॉट टेक वेरी सीरियसली, और वाज इट कि हमको जानबूझ के ऐसे भुला दिया गया था कि 47 में क्या हुआ था हमारे साथ, जो हमें, हम कैसे भूल गए कि कैसे क्या चीजें हुई थी उस समय हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ जो हुआ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में। आई थिंक अ फैंटास्टिक पॉइंट वंस अगेन। देखिए 47 की जो हैपनिंग थी उस टाइम, जो भी, मैं अगर कश्मीर की बात करूं पहले, तो मेनी कश्मीरी हिंदूज लेफ्ट द प्लेस। तो जो पहला पलायन था वहां पे हो, देन देयर वाज अ गैप जिसमें जो स्टोरी टेलिंग थी वो हुई नहीं, इट वाज नॉट पास्ड ऑन। हमारे को भी ऐसे बताया गया कि दिस इज व्हाट हैपेंड, स्टोरी सब दे आर अफ्लोट, सबको पता है क्या हुआ, बट दे वर नॉट पास्ड ऑन एज समथिंग विच शुड बी पॉन्डर्ड अपॉन, जिसमें से कोई सबक लेना चाहिए। तो वो ऐसे फेबल से रही हमारे पास, एज इफ इट हैपेंड टू समवन एल्स। प्रॉब्ली मुझे लगता था, इतनी लगता है आज की डेट में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि उसका एक्सट्रपलेट करके हम ये देखें कि यार अगर उनके साथ हुआ है, व्हाट इंसुलेट्स अस, व्हाई विल इट नॉट हैपन अगेन। और उसकी वजह ये भी है कि कम्युनिकेशन बहुत लो थी लोगों की आपस में, एंड एट ए कम्युनिटी लेवल वी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। इंडिविजुअली आप कैसे करोगे जब एज ए कम्युनिटी ये नहीं हुआ। एंड इफ आई टेल यू, जैसे आज की डेट में हर जगह हम जाएं तो इसकी बात होती है, बट क्या 47 का भी डिस्कस होता था 75 में, 80 में? तो वी डिस्कस एज इफ किसी के साथ हो गया है, देवर अनलकी एंड दिस। तो दैट इज, मुझे लगता है जो कलेक्टिव एमनेसिया है, बिकॉज नॉट मच गॉट रिटन, नॉट मच गॉट सेड, अदर देन आइसोलेटेड स्टोरीज, नॉट एज समथिंग विच वुड हैव। एंड यू आर ऑल्सो राइट कि उसके बाद, बिकॉज शेख अब्दुल्ला गेट्स गॉट साइडलाइन, एंड आई वुड से पर्टिकुलरली एक तो बख्शी गुलाम मोहम्मद का पीरियड और गुलाम मोहम्मद सादिक का पीरियड जो था, दैट वाज अ स्लाइटली कमिंग पीरियड, बिकॉज बख्शी साहब तो लग गए पैसा कमाने में, थोड़ी डेवलपमेंट में, and Ghulam Muhammad Sadiq was a communist. He was not a communist person, a very good administrator. And I have reasons, since that's not a part of the story today, but that particular period of 10 to 15 years created a disconnect between the generation who had faced 47 and the new generation. मुझे लगता है वो जो bridge burn हो गया because of this gap, this recess, that did not alert our generation to be on a constant alert. वो मुझे लगता है कि, and the same thing was in Jammu also. लगता है किसी और के साथ हो। हमको वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजीज हैं, वो लगता था एक अलग सा एक सेक्शन है लोग। आई रिमेम्बर सीइंग देम इन जम्मू एंड ऑल। ये डिस्कनेक्ट, बिकॉज उस टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इतनी ज्यादा नहीं थी, एंड द स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। एंड आई थिंक वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स कि हमारी सोसाइटी के स्टोरी टेलर्स, हिस्टोरियंस, फैक्ट स्टेटर्स नहीं रहे। The same is true of Jammu also. So it was a societal failure. Let's not deny ourselves and say, give a justification to that. नहीं, आप And ठीक that's कह why रहे हैं, क्योंकि यस, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 47 की स्टोरीज जो मैंने भी सुनी, वो एक बहुत ही लेटर स्टेज पे सुनी, जब मैंने सवाल करना शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे फैमिली में स्टोरीज नहीं थी, फैमिली में, खुद की फैमिली में स्टोरीज थी। हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, इनफैक्ट एक फैमिली थी मेरी नानी के साइड की, जो पुंछ में इस तरह से फंसी थी, जहाँ गुरुद्वारे में लोग छुपे हुए थे, हिंदू और सिख, और उस गुरुद्वारे को आग लगाई गई थी। ये स्टोरी मुझे बहुत बाद में, और उसमें से कोई फीमेल रिलेटिव थी हमारी, who was pregnant, and उसके she lost her पूरी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, और वो कैसे करते 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 काफी दिनों के बाद वो जम्मू शहर पहुंची थी, एंड शी लॉस्ट हर मेंटल बैलेंस ऑल्सो। मतलब इतनी ट्रेजेडी उन्होंने देखी थी। बट ये कहानी मुझे तब पता चली व्हेन आई वाज इन माय 30s, एंड दैट वाज बिकॉज मैं खुद से प्रश्न मैंने करना शुरू किए, ये मेरा एरिया ऑफ स्टडी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने पूछना शुरू किया। तब मेरी नानी ने मुझे जाके ये कहानी बताई, और मुझे लगा अरे, ये मुझे कहानी पता ही नहीं थी। सो आपने आई थिंक बहुत अच्छे से समाप्त किया कि वो स्टोरी टेलिंग, और शायद इतना बड़ा ट्रॉमा था कि शायद हमारे एल्डर्स ने सोचा कि ये ट्रॉमा हम ट्रांसफर क्यों करें अपने बच्चों को, तो हम ये कहानी क्यों दोहराएं। शायद ये भी सोच रही होगी कि नहीं, हम वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। बट उसका नतीजा ये हुआ कि देन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो वी माइट हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम आवर द ट्रॉमा ऑफ आवर एल्डर्स या एंसेस्टर्स, बट देन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि देयर इज अ पैटर्न टू दीज थिंग्स। बिकॉज
अंतर तो नहीं आई, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया इन द मोडस ऑपरेंडी सो टू स्पीक, लेकिन एक सर्टेन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी भी हमारी थोड़ी डल हो गई। आई 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 जस्ट पर्सनली फील दैट। मुझे लगता है कि उसकी एनालिसिस भी प्रॉपर नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से टुडे, देखिए आज आपको क्या कहा जा रहा है कि देखो हिंदू भी मर रहे हैं, मुस्लिम भी मर रहे हैं, बट नोबडी इज टेलिंग यू दैट हिंदू इज डाइंग बिकॉज हु ही इज। A Muslim might die for what he is doing. The same would be true of 47 also. They raped, they killed. It was against Hindus, the tyrant. Yes, some of the Muslims also stood up, but not to dilute the entire story. वहां पे मुझे लगता है कि हम लोग मार खा गए, और आज भी वो देखिए वही ट्राई फिर से हो रही है। देखिए आप इतने मरे, हम तो इतने मरे, बट व्हेन वी टेल देम दैट हाउ मेनी ऑफ यू वर किल्ड बाय एनी कश्मीरी हिंदू, ये बताइए आपका टेंपल किसने वेंडलाइज किया, एक भी। So don't give us this कि आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े होंगे, then you get killed and you stay play victim. We never stood against you. Forget about the state. So ये दो चीजें जो है मुझे लगता है कि वो उस टाइम भी डाइल्यूट हुई हैं, कि इसकी एनालिसिस प्रॉपर नहीं हुई, that why were we killed and it was kept as some outsider came and tried to kill us. ये तो टिल लेट हम लोग क्या कहते थे कि ये तो ट्राइबल्स हैं। No, they were not tribals, they were army, regular army officials of Pakistan. तो वो जो प्रॉपर स्टोरी टेलिंग जो है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। जी एब्सोल्युटली 1950s तक भी हमारी औरतें वापस छुड़ा के हम ला रहे थे, जो कईयों की, मतलब कितनों की मदर्स, यंग सिस्टर्स, फर्स्ट जो कहते हैं ना फर्स्ट हैंड अकाउंट्स में आप देखेंगे, कोई कह रहा है मेरी बुआ किडनैप हो गई थी, मेरी मदर, डॉक्टर कुलविंदर गुप्ता की बुक है तो उनकी तो मदर वाज अबडक्टेड एंड शी केम अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, जब आईसीआरसी इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने छुड़ाई थी। तो कितनी, बट उनमें जो वुमेन छुड़ाई गई थी वो तो हिंदू वुमेन थी। इसका मतलब देयर वाज सम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस था, जहां आप क्लासिफाई कर रहे थे कि ये आप ये हिंदू और सिख फेथ की औरतें हैं तो इसीलिए हम इनके साथ ये बिहेवियर करेंगे। सो यू आर राइट, स्टोरी टेलिंग में कहीं कमी रह गई एंड दिस इज समथिंग फॉर अस टू लर्न। तो जस्ट इसी से एडिशनली इज दैट, देखिए द पीपल हु सफर्ड फर्स्ट हैंड, they lived till let's say mid 70s, so many of them. अब उस टाइम में आप देखिए इसका कहीं आपको किसी ड्रामा फॉर्म में नहीं मिल रहा है, आपको कहीं नॉवल फॉर्म में नहीं, और कश्मीर में इन पर्टिकुलर तो स्टेज भी था, कहीं पे कभी आपने देखा है इनैक्ट किया गया है इसका कोई, या जो रेडियो ड्रामा होता, तो ये नैरेटिव से ही निकाल दिया गया था। एंड नाउ टुडे आई फाइंड, बिकॉज कश्मीर का जो पर्टिकुलरली स्टेज था और लिटरेचर was predominantly driven by communists. And you'll be surprised to know कि दिल्ली से कम्युनिस्ट आते थे, बॉम्बे से आते थे टू कंट्रोल दिस। पृथ्वी थिएटर था वहां पे, और कौन कौन आते थे, यू विल बी सरप्राइज। सरदार अली सरदार जाफरी आते थे वहां, उन दिनों की बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को ड्रामा से, लिटरेचर से बाहर रखा गया, बिकॉज दीज आर द कैरियर्स ऑफ दीज स्टोरीज। तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि हम लोग कितने नाइव रहे होंगे उस टाइम, that we never pass this on in the form of a story or a drama और किसी भी फॉर्म में, and it remained different from us। जी एंड एक आप इसको माइक्रोकॉस्म भी समझ सकते हैं ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द होल ऑफ भारत, क्योंकि अब हम कहते हैं कि हमारा इतिहास हमको गलत बताया गया, डिस्टोरियंस जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि डिस्टोरियंस थे, तो ये कितना क्लेवरली और कितनी स्लोली ये प्रोसेस होता है कि आप लोगों को धीरे 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 भुला देते हैं कि यू नो आपके साथ ये चीजें हुई हैं। एंड तब आप लिटरली यू जस्ट गिव अप योर आर्म्स, यू थिंक हाँ एवरीथिंग इज फाइन, यू फॉरगेट कि एक पीछे एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास रहा है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, probably you know we can think and talk more about it, लेकिन ऑफ कोर्स लेसन्स तो इसमें से हम लर्न कर ही सकते हैं। अब राजेंद्र जी मैं इस पर आऊंगी, क्योंकि अब यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि 1989-90 तक क्या हो रहा था। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अब जवाहर टनल के इस तरफ क्या हो रहा था। आपने शुरू में जब आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे उसमें आपने मेंशन किया कि जम्मू की खुद की क्या स्थिति थी और कुछ आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया, तो वो भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि खासकर क्या होता है कि ये जम्मू वाली स्टोरी भी बाहर नहीं आई। आई वॉज अ वेरी वेरी यंग गर्ल एंड आई रिमेम्बर कि मेरे नाना जी को मैंने देखा था कि वो गीता भवन, वो संघ से जुड़े हुए थे, तो वो गीता भवन जाते थे और वहां जाकर जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज को वहां पे रखा गया था, वहां जाकर सेवा करते थे। मुझे ये भी अच्छे से याद है कि ही वॉज सो इमोशनली
अफेक्टेड बाय व्हाट वाज कमिंग आउट, जो कहानियां आ रही थी बाहर, कि उन्होंने खाना नहीं खाना छोड़ दिया था उन्होंने। मतलब मेरी माता, मेरी नानी उनको इंसिस्ट करती थी कि एक टाइम का खाना खा लो, तो उन्होंने एक टाइम का खाना छोड़ दिया हुआ था। ये उन्होंने 71 में भी किया था जब हम युद्ध में थे। मतलब ये उस तरह के हमारे एल्डर्स थे, बट आई रिमेम्बर ही वुड नॉट ईट, ही वुड नॉट वांट टू ईट, ही वुड से कि जो मैं देख कर आ रहा हूँ इसके बाद मैं खाना नहीं खा सकता। तो बिकॉज दिस आई सॉ, और आई हैव दिस वेग मेमोरी बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी स्मॉल, बट मुझे लगता है कि ऐसी काफी सारी कहानियां बाहर नहीं है। जो थोड़ी बहुत बात हुई है उसमें हम जानते हैं कि कितना ट्रॉमा था कश्मीरी पंडित फैमिलीज का, वेदर का चेंज, जम्मू की गर्मी की जरूर बात होती है, स्नेक बाइट्स की बात होती है, जो एक्चुअली फैक्चुअली एक्चुअली जम्मू के लोग भी सफर करते हैं। मैं जिस गांव से आती हूँ वहां स्नेक बाइट से कुछ ना कुछ उस एरिया में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को, और इनफैक्ट जम्मू की मेमोरी को भी, यंगस्टर्स की मेमोरी को भी जॉग करने के लिए, उनको बताने के लिए बताइए कि व्हाट वाज जम्मू लाइक, एंड क्या बिहेवियर उन लोगों का था जिस वक्त कश्मीरी पंडित फैमिलीज जम्मू आए। See, 2 or 3 quick things is that पहले तो ये है कि हमारा एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस था विद जम्मू, हमारा कल्चरल डिफरेंस था, और बिकॉज वी आर नॉट लिव टुगेदर एज अ कम्युनिटी, और जो हमारा एनवायरनमेंट वगैरह था दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। वी हैड कम फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, तो ये जो कल्चरल शिफ्ट था हमारे लिए, इट वाज नॉट इजी। अब माय ग्रैंडमदर, वी शिफ्टेड हर, आई डिडंट लीव इन जनवरी, बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे पास व्हीकल थी ऑफिस की, तो वो वापस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था कि कैसे ले जाऊं और कहाँ ले, एंड इट वाज टू बी डिपॉजिटेड बैक इन पुरी। So it stayed with me till 8th को, 5th or 6th March को I got it sent back, and I left on 8th of March. And the first, I think, May end पे, my grandmother had never been to the other side of the tunnel. 35-36 डिग्री से ज्यादा नहीं देखा था, and I remember 44, 45, and all we had was, as I told you, a room, and that family was generous enough कि उन्होंने अपना टेबल फैन दे दिया। हमारे पास सीलिंग फैन है, टेबल फैन आप रख। एक रूम में था, एक कॉर्नर में किचन बनाया हुआ था, एंड शी कुड नॉट स्टैंड द हीट, एंड शी डाइड a death, मतलब which was terrible, heat strokes, and we could see her slipping out of our hands, nothing to help her out. और अगर मैं यहीं से आप पिक कीजिए तो जम्मू में हेल्थ सर्विसेज नहीं थी प्रॉपर, बट फॉर महाराजा's one hospital, did anything get built up on the health infrastructure? The answer is no. तो जब हम लोग वहां से यहाँ आए, अब स्कूल्स की बात कीजिए, लिमिटेड स्कूल्स थे, एंड समहाउ हमारा जो कल्चर की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, हमारे लोग एसिमुलेट नहीं हुए, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, दे फाउंड सम गैप बिटवीन देमसेल्व्स एंड द लोकल बॉयज, जो क्लासमेट्स थे। इसमें आई थिंक वी एज विजिटर्स दैट टाइम, बिकॉज हमको पता नहीं था कि कितनी देर रहेंगे, बिलीव यू मी, टिल 90 एंड 91 में हमको लग रहा था कि यार हो सकता है वापस जाना हो, तो हमको तो अभी भी तब भी टेम्पररी लग रहा था। वो जो एसिमुलेशन की एट सोसाइटी लेवल बात नहीं हुई, probably we didn't have the time or the resource or the inclination first of all, कि कहीं पे वो जो हमको एक फंक्शन ऐसी करनी थी, हमने दिल्ली में की कई बार, कि हम लोग, वो चाहे गुड़गांव में लोग रह रहे हो उस टाइम, या दिल्ली में या फरीदाबाद में, वी सेड यार आप देखिए, आप यहाँ पे हरियाणवीज के साथ रह रहे हैं, सो यू हैव टू पैच, प्लीज डोंट फील कि आप कहेंगे ये ऐसे हैं, यू हैव टू सी आप कैसे, यू हैव टू गेट एसिमुलेटेड। So likewise, Jammu mein, when 4 lakh people come down and stay there, the onus lay on them कि उनको एसिमुलेट होना है। देखिए, मुझे एक नए कल्चर में जुड़ना है, तो इट इज incumbent upon me to see how do I settle down in this heat. मैं, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वहां पे, you will not learn Kashmiri for, I will have to learn डोगरी लैंग्वेज देयर, बिकॉज मुझे दुकानदार के पास जाना है। आई थिंक ये जो मिसमैच हुआ वहां पे, इट क्रिएटेड व्हाट ऑट टू बी अ बॉन्ड बेसिकली, इसकी वजह से थोड़ी गैप रही, बट आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल फाउंड आउट
and started being thankful to what all happened. As you rightly said, my father was in Punch in 1965, and he tells me कि जब वो 65 war में they were asked to leave the place, उनका transit जम्मू में था, and they were brought in army trucks and all, but once again they stayed in a temple, और वहां पे local people went from one home to another, उनके लिए खाना वगैरह जिसका जो बचा हुआ था वो लाने के लिए. 65, they were the people. But I always found my father and my mother, see, because they had also served in Jammu, they were so interested in settling down in Jammu. Yeah, we are feeling comfortable. हम लोग दिल्ली में नहीं रह पाएंगे. It's too big a city for us. Jammu, we are comfortable. We have stayed here for a while. But the problem was lack of resources. कि जम्मू में इंडस्ट्री नहीं थी, जम्मू में एजुकेशन का सेटअप कितना था, मुझे 2 या 3 स्कूल रहे हूं, कॉलेजेस ऐसे नहीं थे, हेल्थ तो बिल्कुल ही प्रॉब्लमैटिक थी. सो आई थिंक हैड दैट नॉट हैपेंड, it would have been a different thing. And please don't compare Jammu of last 20 years. I can recollect 1990 mein, 89 mein we used to go to Jammu. It was a very small township rather. Kashmir was far ahead of it. So उस हिसाब से अगर हम देखें तो जम्मू ने सफर किया था, and it was a deliberate suffrage. It was pure neglect. And one thing was that political awareness भी ज्यादा नहीं थी जम्मू में. Probably because dominance इतनी ज्यादा थी कश्मीर के पॉलिटिशियंस की, सेक्रेटेरिएट में डोमिनेंस थी, और बाकी इंडस्ट्री के लिए वो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहां पे. So how would anybody come from outside to set up a unit there? नहीं था. Even Vaishno Devi that time was not too big a hotspot as it is now. Connectivity between Srinagar, Jammu was not there. Connectivity between Jammu and Delhi was not there. तो ये एक almost an island of neglect था ये. और इस island में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें जितने लोग रहे उसमें 4 लाख लोग आ गए suddenly. People can be accommodated over a period of time, but if 4 lakh people land up there, तो infrastructure तो चरमरा जाएगा ही वहां. But grace of the people that nobody complained. क्या कभी भी उस जगती एरिया में किसी ने ये कहा कि भाई ये कैसे आ गए यहाँ पे यार 2 लाख लोग रहने के लिए? How would they be taken care of here? It never happened. और schools, evening school शुरू हुए. So people of Jammu were really accommodating at that time. Probably they thought कि because उनको भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है. In fact, अगर आप बाद में देखें the way Jammu was encircled, वो lands वगैरह की जो हम बात देख रहे हैं आज, तो the plan was much bigger, much larger. और upper reaches अगर आप देखें किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह एरिया में भी infiltration हो गई थी, पुंछ, राजौरी में भी. So it was, as I say, the small neglected island of Jammu province का भी, Jammu city. So that is one area जहाँ पे मुझे लगता है कि it came too much, too soon for the society to handle, for everybody to handle. And as I said, the awareness level was very low on both sides. क्योंकि impact का कोई पता ही नहीं था. My father was in service, my mother was in service. To tell them, आप दिल्ली आइए, जॉब तो मिलेगा नहीं. They said, हम क्या रिटायर होने के लिए चले जाएं क्या वहां पे? What will we do there? So we were in such a flux that time. Our senior generation suffered there. Grandparents, though, they got finished off within first few months out. And this is the story of so many people, wo chahe jagti ka ho, baki cheez ka ho. And trauma was over and above. And if I expected Jammu people to share my trauma, it would be asking for too much, because physical जो stress आ रहा था वहां, that was too much for it. और उसमें जो role play किया गया, government never said कि चलो यहाँ पे आए हैं, let us provide some. And I'll share something with you कि वहां पे even tents नहीं provide किए. और वहां पे जो administration थी, without naming anybody, the gentleman got tents flown down from Calcutta. And he told him, मेरे पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट, आप भेज दीजिए if you can. So literally on mercy basis tents were sent to Jammu.
और जम्मू सेक्रेटेरिएट में the apathy against the people who had come from Srinagar added to the woes of Jammu. So to me, this is how I see that Jammu एक ऐसी जगह में मैं land कर गया. Delhi, that's why people shifted to Jammu because of avenues. Why did I move to Jammu then? Why did I leave a government job? I could have probably waited for another year to see will things settle down. But why did the decision come so soon? Because living was very difficult for my parents, for everybody. Because वहां था भी नहीं. Suppose I would have loved to pay rentals. किसके पास घर थे वहां? People would have loved to get rentals and give their half the house on rental basis. थे ही नहीं किसी के पास. But they accommodated. They did not give on rent. I always say that I was accommodated. And he was feeling, I'll tell you, कि sheepish while taking the rent. Sir, मैं क्या rent ले रहा हूँ? मैं कहा नहीं यार, we are capable of paying the rent. So this is the story of many of us. What happened later on is later. जी. आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कही कि घर कहाँ थे रेंट देने के लिए। तो ये मैं सोच रही हूँ कि चूंकि जम्मू में कोई कुछ था नहीं, मतलब कोई इंडस्ट्री थी नहीं, कोई एडुकेशन थी नहीं, कोई बाहर के लोग तो आएंगे क्यों, बिजली नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, तो ऐसा कोई बाहर का रहने वाला तो आता ही नहीं था कि आपके एक कल्चर हो कि हाँ टेनेंसी में भी कुछ प्रॉफिट है, कुछ हम सेविंग्स कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा कमरा बनाया हुआ है जो हम किराए पे दे सकते हैं। ऐसा तो कल्चर ही नहीं था। Actually, I never thought of this कि this was not a culture at all कि you are expecting tenants और you अब हो गया, अब थोड़ा बहुत जम्मू में आपको देखने को मिलता है क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं। फिर हमारे पैरामिलिट्री के भी कुछ होते हैं जिनकी पोस्टिंग वहां होती है तो आपको लगते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। और जो हम आपने एक कमरे की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि मेरा नानी घर पक्के डंगे में है, और पुराना मकान, जैसे पुराना शहर है तो पुराना मकान है, वो 3 तल्ला मकान है, और उसमें कभी कभी बीच बीच में कोई किराएदार रहते थे, बट इट वाज लाइक अ वन रूम सेटअप बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ द हाउस। इट वाज नॉट कि कोई किराए के माइंड सेट से कि कमर्शियल एंटरप्राइज है तो मैं एक अच्छा सा एक यूनिट बनाया हुआ है हमने जहां से रेंट आएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम काफी फेमस टेनेंट भी रहे हमारे, नरेंद्र सिंह जम्वाल जी रहे, और बट द पॉइंट इज कि इट वाज पार्ट ऑफ द हाउस एंड इट वाज जस्ट वन रूम, सो वो कल्चर भी नहीं था। तो ये एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। और एक आप जो आपने हाईलाइट किया कि एक डिसएम्पावर्ड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, जिनको जी. खुद ही कोई अपने लिए ही चीजें मांगने का कभी हुआ नहीं और उनको मिल नहीं रही थी, एंड वो भी एक पर्पसफुल डिस्क्रिमिनेशन थी इस रीजन के साथ, तो वो क्या ही खड़े हो पाते और कितना ही और इससे ज्यादा कर पाते। बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अब जो मैं कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदूज को मिलती हूँ जो जम्मू के हैं, अभी हाल में हमारे घर में हम वी वर होस्टिंग सम पीपल फ्रॉम माय माय हस्बैंड्स कलीग्स, उसमें से 2 आए और उन्होंने बोला कि हम जम्मू से हैं। दे वर कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी पंडित कपल, बट दे वर सो प्राउड टू से दैट दे आर फ्रॉम जम्मू। एंड वो जो लेडी जो थी, और वो इतनी एक्साइटेड थी कि बिकॉज शी हैड बीन बॉर्न एंड लाइक बॉर्न तो चलो कश्मीर में हुई, लेकिन उनकी ज्यादा अपब्रिंगिंग जम्मू में हुई, एंड दिस वाज अ जनरेशन हु स्टेड बैक। तो वो जो एसिमिलेशन का टाइम जो आप कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि एसिमिलेशन का टाइम भी शायद उन लोगों के पास रहा जो वहां फिर रह गए। once they thought कि अब ये हमारा घर है, then they have assimilated very well, because the whole evening I was speaking to this lady and she and I were talking about Jammu with equal passion and love. उसके लिए भी होम टाउन जम्मू था और मेरे लिए भी होम टाउन जम्मू था, एंड we both didn't remember कि she is a Kashmiri Pandit and I am a Dogra. It didn't matter because she had been raised there and she was very well assimilated. वो किम्ब याद कर रही है तो मैं भी किम्ब याद कर रही हूँ, and things like that. So, and I also read on somebody's Twitter handle some years back, I had read he had written Kashmiri Pandit Ladka. He had written born Kashmiri, raised Dogra. So he was some young generation youth who had actually been brought up in Jammu. So the way he looked at it, उसके जो experiences थे वो बहुत different है compared to people who lived there for a short time in the most terrible of conditions, जिनकी memories attached जो जम्मू के साथ हैं, वो जैसे आपकी grandparents की आपने बात की, उनके वैसी चीजें हो रही थी, इतनी तकलीफ थी, तो they associate, when they think of Jammu they think of those things. And then there is this whole generation, young generation who lived on, तो उनके पेरेंट्स के बाद उनकी लाइफ ठीक है, फिर भी चीजें आने लगी जम्मू में। एंड वी नो कश्मीरी कम्युनिटी, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर इंटेलिजेंट, एडुकेटेड, तो उन्होंने दे पिक्ड अप दोस थ्रेड्स एंड दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो
आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू थिंक अबाउट। तो इसमें मैं आपसे जो दूसरा एक इसके साथ लीडिंग सवाल ये है कि चूंकि इधर हम बात कर रहे हैं कश्मीरी हिंदूज की जो कश्मीर से आए, जिनकी हालत कैसी थी, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डोगरास जो खुद ही, या जम्मू के लोग जो खुद ही डिसएम्पावर्ड थे, कोई उनकी फैसिलिटी नहीं थी, आज भी देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो हाउ वाज, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस 372? मतलब ये जो एक एंगल आता है बाहर, एवरीबडी हियर्स कि हाँ आर्टिकल 370 को जाना था, और खासकर कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी से भी एक डिमांड थी कि दिस मस्ट गो। व्हाट वाज दिस एंड हाउ वाज इट अफेक्टिंग द हिंदूज ऑफ बोथ दीज रीजन्स? क्योंकि कहीं पर तो एक ये आ जाता है कि इट वाज अफेक्टिंग अस सिमिलरली। तो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट फॉर इट, कि ये जाए और एक फ्रेश स्टार्ट हो? इस पे भी आप थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए 370 टू मी वाज more importantly a psychological barrier. It was the psychological barrier for people of Jammu on the other side of the tunnel, and for that side it was a psychological empowerment. उनको लगता था कि this gives me a status and they would feel special. That is why they, on the one hand they say ये खोखला हो चुका था, अगर खोखला हो चुका था तो then why are you shedding tears for it? And at the same time they started telling people of Jammu कि आप तो disempower हो गए उससे. And some of the people started picking it up because there are people of interest on either side. अभी recently मैं देख रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन जम्मू वाज स्टेटिंग कि 370 तो हमने थोड़ी लाया था, ये तो महाराजा ने लाया। तो इतना ब्लेटेंट झूठ कि इनफैक्ट 35A एक डिफरेंट फॉर्म में था, बट इट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट अपोज्ड, और दैट टाइम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दैट अपोज्ड, बिकॉज उनको लग रहा था कि ये आने से Muslims who are coming from outside to settle there उनको नहीं मिलेगा, इससे they are trying to see that they have a stranglehold, so they opposed at that time Muslim conference. Then he lied कि 370 महाराजा ने लाया था. No, so 370 for them was, first of all, local society के लिए it was a psychological empowerment. For politicians it was a tool. And thirdly कि ground पे क्या था? Yes, ground पे it had an impact because 35A और 370 से one was that people knew that यहाँ पे कोई breach नहीं होगी. यहाँ पे if somebody wants to work with us, we'll take his investment, but we'll not take his control. So वहां पे कई लोगों ने invest किया, कुछ lease पे किया without having managerial or any other control on this. So इतना lopsided हो गया था कि वो जो चाहते थे वही होगा. So the writ of the common man and the local politician ran there because of 370. आज की डेट में अब ये होगा that there would be other people who would be influencing this. I am talking of the short term. Long term, मैं तो what government of India is planning to do, that remains to be seen. But there is a clear intent. And if we see कि उसके बाद का क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि apparatus जो आपने तोड़ा वो possible नहीं था without 370. कि आपने J&K बैंक को cleanse कर दिया because it was the apparatus, it was the conduit of all funding. जो आपकी फंडिंग होती थी, J&K बैंक was a quasi government bank. Now, although it was set up by Maharaja himself, they abused it. That's what they have been always doing. So one would have asked Dr. Farooq, चलो ये है, आप बताइए बैंक भी तो उन्होंने सेटअप किया था. What use did you make of the bank? This is what you did. So ये जो isolation में रख रहे थे, people were being, let's say, used also, and they were willing to be used. Because what was sold to them there by the buyers. If somebody says कि ये हुआ है, but somebody can sell anything so long as there are buyers on the ground. So it was a collaborative problem on the part of people of Jammu, of Srinagar, कि they thought we'll make use of it, and they did. आप देखिए कि कोई पेनिट्रेशन नहीं हुई बिकॉज इतना आइसोलेटेड लगता था वहां पे. क्या जम्मू का कोई बंदा वहां पे घर लेता था? नो, ही फाउंड कि ये ऐसा फायर वॉल क्रिएट किया था थ्रू 370 कि आपको लगता था कि टनल के दो साइड दो वर्ल्ड हैं टोटली. और कश्मीर में रह के भी आई परचेज लैंड इन जम्मू बट डिड नॉट बाय अनदर piece of land to move to another area in Srinagar. No,
कश्मीरियों ने, इवन मैं कह रहा हूँ 1990 से पहले, परचेज लैंड इन जम्मू। 90 के बाद तो लिया ही, काफी लोगों ने काफी घर बनाए। सो टू मी दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। एम्पावरमेंट साइकोलॉजिकल से ही शुरू होता है, जो आज उनको लगता है दैट वी हैव बीन डिसएम्पावर्ड। नंबर टू इज कि वहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि नाउ यू हैव एन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी टू द एक्सटेंट कि वो जो गेटोइजेशन की थी उन्होंने, जिसे वो कंट्रोल कर रहे थे सेक्रेटेरिएट में पहले, कि आज जम्मू अगर पीछे रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस 370 का अब्यूज। इसको एज ए लीवर आपने पुल किया, जब चाहा जैसे चाहा आपने यूज किया। 35A का भी वही हाल था। when you wanted to, Dr. Farooq is a partner in Hotel Lalit. ललित कैसे है वहां? And it's not post 2019. So it is a lease. And who gave the lease? Because it suited Dr. Farooq that time. जम्मू में ऐसे कुछ करने नहीं दिया उन्होंने. Otherwise, a lot of money could have flowed in Jammu. Jammu people would have loved to have joint ventures with people from outside India. Tourism to Katra would have taken a different dimension. And would people not be willing to come to Jammu? Yes. अगर आपने इंसेंटिवाइज किया होता जम्मू में इंडस्ट्री को, तो ये जो बड़ी ब्रह्मना वगैरह एरिया है, ये पूरा आपके पास था. You had rail connectivity which Srinagar did not have. But despite all these connectivities, जम्मू remained behind Kashmir also. तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आपने 370 से जिस स्पेस पे पूरा इंडिया डेवलप हो रहा था, उसको आपने आइसोलेट कर दिया. दैट वी आर डिफरेंट. लैंड नहीं लीजिए यहाँ पे. लैंड क्यों नहीं लें? एक्सपेंशन होगा तो लैंड क्यों नहीं? इंडस्ट्री सेटअप होगी तो लैंड क्यों नहीं? अब पावर हाउस प्राइवेट में किसी को कहिए, अब जिंदल्स को कहिए, किसी बड़े इनको कहिए, रिलायंस को कहिए, व्हाई वुड ही नॉट कम टू जम्मू? एंड डेवलपमेंट वुड टेक प्लेस अराउंड. हेल्थ सेक्टर में आने को कहिए लोगों को वहां. तो ये जो 370 ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी की, कि एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल बैरियर खड़ा किया. तो जम्मू को लगता था हाँ यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं, बिकॉज द नोशन ऑफ 370 वाज एंटायरली डिफरेंट. आप देखिए, आई हैव सीन ऑल द 100 आवर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस ऑन 370, और इतनी नई चीजें निकल के आ गई कि हमको भी पता नहीं था that 370 was hanging by a thread. हमको तो लगता था कि ऐसा कोई कॉन्क्रीट चीज है, बट साइकोलॉजिकली देखिए, ये तो हमारे को आज पता चल रहा है बिकॉज वी आर नाउ बेटर कनेक्टेड. हमारे जो पेरेंट्स वगैरह थे, दे वर सरप्राइज्ड. इज दिस ऑल देयर वाज टू 370? तो वो जो मूवमेंट ऑफ मेन, मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इनटू जम्मू डिड नॉट हैपन. सो आई थिंक व्हाट विल हैपन नाउ इज कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या आने देते क्या वहां पे? एम्स आने देते? नो, दे वुड नॉट. एक साउथ इंडिया का टेम्पल क्या आपके जम्मू में आता? नो, दे वुड हैव सेड इसको क्या करना है? दिस टाइप ऑफ गॉड्स वी डोंट वर्शिप. बट आई हैव हर्ड, कल ही बात चल रही थी, दैट्स व्हाई इट केम क्विकली टू माय माइंड दैट पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू दैट. बालाजी, जम्मू में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं. दैट्स व्हाई दे kept you psychologically disconnected from rest of the country. So I think जब ऐसी assimilation होगी, integration होगी rest of the country से, three major things will come in. Capital will start flowing in, skill will start flowing in. वो जो osmosis होगी, उससे जम्मू डेवलप होगा. वो जो फेयर अभी भी क्रिएट कर रहे हैं कि यार आपकी लैंड चली जाएगी, लैंड क्यों चली जाए? Nobody will keep a gun on the temple कि भाई आप बेचो. जम्मू तो एक्सपैंड होता जाएगा. देखिए, अल्टीमेटली पोस्ट 2000 जम्मू काफी एक्सपैंड हुआ. आज अब छन्नी वगैरह एरिया में जाइए, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज अ डॉक्टर इन स्वीडन, ही कंस्ट्रक्टेड अ हाउस इन छन्नी हिम्मत. मैं कहां से कहां आ गया तू? कह रहा नहीं यार, मैं तो सोचा है कि नाउ आई एम इन अ स्टेज जहां पे हर साल मैं 3-4 महीने में यहाँ गुजर. मैं कहा ऑफ ऑल द प्लेसेस जम्मू, व्हाई नॉट दिल्ली एंड ऑल? कहता नहीं यार, यहाँ पे आके ना जो कश्मीरियों में बात होती है, आपस में मिलते हैं, आई फील एट होम हियर. तो ये जो चीज है आज की डेट में, व्हेन यू विल हैव सम इंडस्ट्री कमिंग अप, आई थिंक दैट इज व्हाट विल गिव द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ. और सबसे बड़ी बात जो है कि जो पॉलिटिकल हेजेमनी है, उसको आप तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो. बिकॉज अदरवाइज यू आर ऑल द टाइम फाइटिंग फॉर योर ब्रेड. तो आपके लिए पॉलिटिक्स का कोई टाइम नहीं.
इसी वजह से कश्मीर की स्ट्रेंथ ये रही है कि वो समृद्ध थे इकोनॉमिकली। वहां के पास देखिए एवरेज जो जम्मू के किसी भी हिंदू की इनकम है और मुस्लिम की, इज मच रिचर, ही हैज टाइम, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट सफर। क्या आपने इतनी डिकेड्स की टेररिज्म के बाद वहां सुना किसी बंदे को फुटपाथ पे सोते हुए हंगर डेथ की वजह से? कुड जम्मू हैव अफोर्डेड दिस 30 years ऑफ स्ट्राइक? बिकॉज था नहीं इतना पैसा वहां। somebody asked them a question, यार 3 साल में से 10 साल तो बिल्कुल हता रहती थी, 6-6 महीने। क्या जम्मू संभाग कभी अफोर्ड कर सकता था कि 6 महीने की हड़ताल? लोगों के तो खाने के लाले पड़ जाते। तो सी हाउ रिच कश्मीर इज फ्रॉम द फैक्ट कि कोई हंगर डेथ नहीं हुई, नोबडी इज विदाउट अ हाउस ऑल्दो 30 years ऑफ टेररिज्म। और यहाँ पे 30 साल ट्रायल के बाद भी एवरेज income of a Jammuite cannot match even half that. This is what damage 370 has done to Jammu, and I'm sure कि जिस पेस पे अब देखिए, अब मेट्रो आएगी, बाकी चीजें आएंगी, अब दूसरी फास्ट ट्रेन आपने ऐड कर दी है, सो यू विल बी डूइंग वंडर्स देयर। व्हाट एल्स आर वी लुकिंग फॉर इन 370? वो जो फेयर मॉन्गरिंग अभी हो रही है, आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, एंड द स्टेट हैज टू कम अप विद स्पेशल इंसेंटिव्स। देखिए अभी आईटी पार्क एक खड़ी नहीं हुई है, जो इट शुड बी देयर, तो दैट विल रिटेन पीपल। आपके जम्मू का कल्चर अगर रहना है तो लोगों को जॉब चाहिए, वहां पलायन नहीं होना चाहिए। कश्मीर से तो हमारा पलायन हुआ बिकॉज ऑफ टेररिज्म, लेकिन जो जम्मू से पलायन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ जॉब्स, इम्प्रॉपर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ। सो ये सारी चीजें बन जाएंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जम्मू टू रिटेन इट्स आइडेंटिटी, कल्चर, फिर बाकी चीजें सारी थ्राइव हो जाएंगी। आई फील बैड कि ये क्विकली आना चाहिए, बिकॉज जो यंगर जनरेशन है वो इमीडिएटली कनेक्ट कर जाएगी, दे स्टे बैक। एंड माई लास्ट थिंग इसकी, देखिए हमारे कुछ लोग हैं जो जगती वगैरह में रहते हैं, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑफ दीज पीपल, they are preparing for IAS and all, and I tell some of them, यार देखो ऐसा है, don't waste time, आपका वो क्लास नहीं है IAS का, so if I tell you something कि नहीं IAS नहीं होगा तो JKAS तो हो जाएगा, and they have cleared। मैंने कहा will you serve in JNK? क्यों नहीं करेंगे सर, कुछ साल कश्मीर में देंगे, कुछ साल, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल। कहाँ रह रहे हो सर? मेरा एक घर बना लिया उधमपुर में। तो पीपल, आई वाज सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि जम्मू के इर्द गिर्द बहुत कश्मीरी हिंदुओं ने घर बना लिए, विलिंग टू सेटल डाउन। तो टू मी इट इज फैंटास्टिक न्यूज। और कल को उनको जॉब्स वगैरह अदर देन गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट भी मिलेंगी। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कंटिन्यूअंस एंड एक्सपेंशन ऑफ जम्मू कल्चर इन बट। जी दैट्स ब्रिलियंट। आई थिंक ये अच्छी चीज है कि अगर कश्मीरी यूथ कह रहा है कि नहीं हम यहाँ सर्व करेंगे और हम यहाँ रहेंगे। एंड उधमपुर आपने कहा, ये मुझे भी इसका थोड़ा सा आइडिया है कि उधमपुर में भी काफी कश्मीरी हिंदू फैमिलीज सेटल हुई हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी आइडेंटिटी को बचाने की। क्योंकि डोगरों का, जम्मू का भी एक ये सोर पॉइंट है कि हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, हमारी कल्चरल हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को खतरा है। तो वो तो तभी पॉसिबल है अगर हम वहां रहें, और वहां रहने के लिए हमको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। एंड आई एम ऑन द सेम पेज एज यू कि वो जितनी जल्दी होगा हमारे यूथ के लिए स्पेशली, तो वो एक बहुत बड़ी चेंज, एक्चुअल पॉजिटिव चेंज होगी हमारे लिए। माय फाइनल क्वेश्चन, ये भी वहां से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपने डिस्कनेक्ट और कनेक्ट की बात की थी, तो उससे मुझे ख्याल आया कि डिस्कनेक्ट आपने कहा, जब कश्मीर वैली में ये सारी चीजें हो रही थी तो रेस्ट ऑफ द कंट्री, टू द पॉइंट कि जवाहर टनल के इस तरफ जम्मू भी वॉज कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड, कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के साथ। और सिमिलरली अभी उसके बाद भी जो 370 का जो आपने कहा कि एक वो दे दिया था, एक लॉलीपॉप की तुम स्पेशल हो एंड बाकी सब अलग हैं और तुम्हें कोई खास बात है, लेकिन उसमें भी वही चीज क्रिएट की गई थी कि डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ था बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से। सो कश्मीर में जब हमने वो 89-90 का डिस्कनेक्ट देखा, तो हमने देखा उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब वहां से पलायन हुआ, देयर वाज नो अवेयरनेस, देयर वाज नो कनेक्शन, देयर वाज नो एबिलिटी टू रिएक्ट। किसी और का कोई रिएक्शन हो उसकी भी कमी रह गई, क्योंकि इतने इंसुलेटेड थे हम।
अभी सेम चीज वो ट्राई कर रहे थे कि 370 से वही वही अटेम्प्ट था कि तुम इतना अलग थलग रहो, लोग तुम्हें जाने ही नहीं, तुम्हारे रीजन को नहीं समझे, तुम्हारे नेचर को नहीं समझे। जब कोई एक्यूजेशन, जैसे जानते हैं कि कठुए के केस में भी क्या हुआ था, जब आप लोगों को जानते ही नहीं होंगे, उस जगह को जानते ही नहीं होंगे, वहां आप गए ही नहीं होंगे, तो आपको यू विल जस्ट जो आपके कान में पड़ेगा आप उसी का विश्वास करेंगे। और नैरेटिव तो हम जानते हैं कि किसके हाथ में था। पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड नैरेटिव सारा इनके हाथ में था। तो आप इस कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के गेम में अब आगे क्या लेसन्स हैं, दैट इज माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, कि आगे कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी हम हमारे साथ जो चीजें हुई हैं कश्मीर में, उस कम्युनिटी के लिए भी क्या सीख है, जम्मू हिंदू कम्युनिटी के लिए भी क्या सीख है, टुगेदर व्हाट डू दे नीड टू डू, यहाँ से जो हमारा आगे जो फ्यूचर है, हम क्या चीजें अलग करें, कैसे उसको डिफरेंटली करें, ताकि वी डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंड वी डोंट रिपीट हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंटली। देखिए, आई थिंक जो भी हम आगे स्टोरी कहें कश्मीर की और जम्मू की, दैट शुड बी ओनली फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, that what are the takeaways for future. Otherwise, we'll continue to stay there. You visit the past only to take away things for the future. So ये बड़ी clarity हमको होनी चाहिए that we are not there to get back into a morose and keep on discussing that. Why do we visit those areas and those things just for learnings for the future? एक तो जो जम्मू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा कि एक सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट होना पड़ेगा, कि उसमें when we say civil society it doesn't mean the Dogra of Jammu, it is Kashmiri also. So कुछ ऐसे कनेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे ऑन आइदर साइड। जम्मू में एक जो मुझे लगता है कि कल्चरल पार्ट जो है, वो चाहे स्टेज हो, वो चाहे पीपल लाइक यू हु राइट बुक्स एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जम्मू, ऐसे कुछ फोरम्स होने चाहिए कि जहाँ पे पीपल एक्सचेंज आइडियाज एंड कोलैबोरेटिव राइटिंग होनी चाहिए। देखिए, आप जो बुक्स लिख रही हैं, you're writing it alone, but there could be somebody who would be collating data for you because you have that art and knack of putting it together. But there could be somebody who does the field work for you, gets you the data details, and then collaboratively you write this book. Because storytelling बहुत important चीज है मेरे हिसाब से, और वो कब होता है जब आप different forms में उसको, because not everybody would love to read a book. कोई ड्रामा के माध्यम से देखेगा, कोई स्टेज के माध्यम से देखेगा, बिकॉज अभी भी मूवीज वगैरह इज नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू कल्चर। लेकिन आपके पास आज जो सोशल मीडिया है, अब यूट्यूब है आपके पास, एंड वी सी सम वेरी पावरफुल पीपल कमिंग। और लोगों को, मुझे लगता है, एक डॉक्टर पादा का मैं नाम लूंगा यहाँ पे, बिकॉज बिसाइड्स डूइंग व्हाटएवर ही डज, ही इज सो एक्टिव कल्चरली, he comes into spaces, he keeps tweeting, he keeps writing, and I like his post about कि माता का वो हमेशा एक लिखते हैं कि ये इनका है, इनका है, बिकॉज दीज आर द टच पॉइंट, दीज आर द आइडेंटिटीज। सो समबडी हैज टू कीप दोज आइडेंटिटी मार्क्स ऑफ जम्मू, वो हमको लूज नहीं करने हैं। जम्मू वुड बी नोन बाय certain things, particularly religious, and the city of temples is no more a city of temples, but it's a very powerful spiritual center. मैं पंचवक्ते टेम्पल जाता हूँ, वहां की आरती कभी मिस नहीं करता हूँ when I'm in Jammu. It's so very powerful, and the young person who does it, he has almost an aura around it. I really touched his feet this time. कि ऐसे क्यों कर रहा हो? क्या तुम्हारा एक aura है, तुमको शायद खुद नहीं पता हो। The way you do it. So ये जो मुझे लगता है कि somebody has to assimilate these things. कि जो मुझे याद है कि लोडिंग वुड बी रियली स्पेशल, कहीं ऐसा नहीं देखा। पर्टिकुलरली वो जो बड़े वो बनाते थे वहां पे, मुझे उधमपुर का याद है अभी भी। छज्जा, हाँ। हाँ, these identities have not to be missed. So somebody has to collate this and not get disconnected from. Because Jammu as a culture is pretty rich. अब बसोली पेंटिंग्स देखिए आप, nobody knows it outside. So somebody has to take it from there. Likewise, there are certain foods, there are certain dairy products, and certain things which are totally unique to it. तो इन चीजों में भी कोलेशन होनी चाहिए हमारे लिए। सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल क्लास का एक इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मुझे लगता है पीपल ऑफ जम्मू आर नॉट डिमांडिंग। आप देखिए, जो श्रीनगर का एसएमसी का कमिश्नर हो और मेयर हो, पीपल गेट आफ्टर हिम। जम्मू में
people have to demand, उनको अभी भी ये नहीं लगता है that he is our representative, he is there to get it done for us. I think Dr. Jarinder Singh जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, but people have to be asking for this, और उसके लिए वो charters हो, mixing हो. अभी भी if you ask me is this a complaint against Jammu, no, because Jammu अभी भी अपने रोजमर्रा की स्क्वायर मील की लड़ाई लड़ रहा है, इतना पिछड़ा हुआ है कि जम्मू में अभी भी आई यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कई सारी डीलरशिप जो है वो कश्मीरी लोगों के पास है। वहां पे लोकल लोगों के पास अभी भी ऐसी एम्पावरमेंट नहीं है। दे स्टिल डू नॉट नो कि फाइनेंस इज नो इशू टुडे। आज आप बैंक से लोन ले सकते हो, इट इज अवेलेबल। अब देखिए कश्मीर में हो रहा है जहां पे जो एनबीएफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज है वो लोन देने से इतराती हैं बिकॉज दे डोंट नो कि वापस आएगा। दिस नॉट ट्रू ऑफ जम्मू, बट स्टिल डिसबर्सल्स आर नॉट हैपनिंग इन जम्मू। आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी स्टेटेड। मैं आईसीआईसीआई मीटिंग से कहीं हम बांद्रा कुर्ला में जाते हैं, दे से यार जम्मू का पोटेंशियल है दैट पीपल नीड टू कम फॉरवर्ड बिकॉज पीपल आर assured of giving us the money back. So जम्मू की जो इमेज है ये चीटिंग नहीं करेगा, आई थिंक वी हैव टू लिवरेज दैट मनी हैज टू कम इन बिकॉज जम्मू में एक जो चीज मुझे लगती है कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है। पीपल ऑफ जम्मू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क दैट इज फंडामेंटल टू एनी एंटरप्राइज। एंड देयर वर सम 4 or 5 बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो छूट गई कहीं से आगे। आई थिंक उस टाइम इवन दिल्ली में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज नहीं, चाहे तीरथ राम जी जैसे लोग थे वहां पे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई नहीं। एंड आई कैन टेल यू जो साइज तीरथ राम जी का था उस साइज की कंपनी आज यहाँ पे 4,000-5,000 करोड़ की कंपनियां बन चुकी। सो वो लिवरेजिंग नहीं हुई है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आया वहां पे। सो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस क्लास विल गेट इनटू हायर लेवल ऑफ एंटरप्राइज बाय रिस्क टेकिंग एंड ऑल। इवन बाकी चीजों में मैं देख रहा हूँ कि वहां पे जो एम्प्लॉइज they're not into other sides of risk taking, जैसे शेयर मार्केट्स वगैरह में कोई थ्राइविंग नहीं है वहां। मैं देखता हूं कि बाकी जगह आप देखिए पीपल डू इट। तो वो चीज कब आएगी दैट यू हैव लेट एक्सटेंशन ऑफ इवनिंग्स, कि जम्मू शट डाउन हो जाता है आदमी 8 बजे। दिस हैज टू एक्सपैंड फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, इट इज द टाइम जोन एक्सपेंशन विच हैज टू हैपन, जिससे इंटीग्रेशन होगी बाकी एरियाज की। जम्मू अभी भी सिमटी हुई जगह है। सो उधमपुर का इंटीग्रेट होना तो शुड टेक नो टाइम। आई कीप विजिटिंग उधमपुर फॉर माय दोस डेज, और वहां है अभी भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स मेरे जो स्कूल टाइम के मुझे मिले पिछले 5-8 साल में। सो द टेक अवेज क्विकली फॉर जम्मू इज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन द कल्चरल फ्रंट, ऑन द एंटरप्राइज। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो ठीक है, और जो आज भी देखे कि वहां पे जो नई यूनिवर्सिटीज वगैरह खुली हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, यूनिवर्सिटीज में अभी भी बाहर का स्टाफ आ रहा है। आई नो मेनी प्रोफेसर्स, नथिंग अगेंस्ट देम, but people have to be ready to take these jobs. They should not stop anybody from coming, but they should qualify better than him, because for the same salary a Jammu guy would find it much lucrative a job. So they have to up those levels, education level ऊपर होना है। I think कई सारे schools वगैरह आए हुए हैं वहां पे, शिवानी जी जैसे बात करते हैं हम बाकी लोगों से। So it has to, infrastructure overall has to go up. So that is where from it starts, and health education are the two major things जिससे आप देखोगे कि लोग पलायन नहीं करेंगे। If you have jobs, if you have health facilities, why would people leave Jammu? Because now is the time for tier 2, tier 3 cities, and Jammu has to vie to be the tier 2 city in next 3 to 4 years. और smart city के लिए are there any questions being asked? I don't think. Government जो कर रही है, but there has to be a civil society pressure group जो pressure put करे वहां पे, and in that I think Kashmiri Hindus जो हैं वहां पे they have to play whatever role they are. लेकिन the problem is कि वहां पे because of health in particular and jobs peter out हो रही है। अगर कश्मीर की population में देखूं पिछले कितनी थी, it is thinning out instead of getting exponentially increased. अब जो वहां पे जॉब वगैरह कर रहे हैं they are staying back, which is real good news, and I'm talking of people below the age of 30. They're so happy that they are saying कि हम लोग stay back करेंगे. So that is one thing, but 2-3 चीजें और आ जाएंगी वहां पे, हायर एजुकेशन,
स्कूल एजुकेशन और जॉब्स वगैरह, तो आई थिंक एज द सोसाइटी एक्सपैंड्स गेट्स रिचर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ग्रो ऑर्गेनिकली। वो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ भी नहीं हुई है, दैट कांट बी अ ब्लेम ऑन एनीबॉडी पर से, बट वो प्रॉब्लम यही रही है कि अवेयरनेस कम है, और जो क्रीम है वो क्रीम जम्मू से बाहर आ रही है, दैट यू वुड बी नोइंग बेटर देन। जी। नहीं, आई टोटली एग्री। तो आपको लगता है कि इस तरह की जब स्टेबिलिटी आएगी, जहाँ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगी, और मैं सिर्फ जम्मू की डोगरा कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो कश्मीरी हिंदूज भी हैं जो वहाँ हैं, बिकॉज आई थिंक कि हमको साथ काम करना पड़ेगा इफ वी हैव टू, मीन वी आर द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज आई थिंक वो सबसे बड़ी हमारी आइडेंटिटी है जब स्टेट की ऐसी हालत हो। एंड हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही एंटी डोगरा स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं फ्रॉम एनसी पीडीपी, वो एक कुछ फूट डालने की कोशिश। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट था कि कश्मीर से डोगरों को हटा दो एटसेट्रा। सो अगेन वो कुछ अजीब, वो जो डिवाइसिव गेम होती है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने जो अभी लास्ट में कहा, मुझे यही समझ में आता है कि एक तो जब इस तरह की स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, तो वो कम्युनिटी वहां रहना शुरू करेगी। एंड उससे फिर वी कैन really really dig our roots in. And one final thing is कि what do you think कि between the Kashmiri Hindu and the Jammu Dogra जो समाज है, उसको अब आगे चल के कैसे काम करना चाहिए? बिकॉज अगर वापस भी आना है, या यू साइटेड एन एग्जाम्पल कि एक फ्रेंड आपके, उन्होंने छन्नी में घर बना लिया है, रहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में, तो इस तरह की भी जो एक हाँ ये स्पेस मेरा है, वो स्पेस पर अपना अधिकार करना धीरे धीरे, दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स। सो हाउ विल दैट बी पॉसिबल? वोंट बोथ दीज कम्युनिटीज हैव टू कम टुगेदर? उनको ज्यादा एक साथ काम करने की जरूरत आपको लगता है कि है? See, I think for every space like Manuji has hosted, there has to be two spaces to be hosted by us. For everything that is happening in Jammu, I think एक बार वहां पे बंदा कोई रहने लगा, so he'll not be able to live without a Jammu Dogra. और उसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, if I could live with Kashmiri Muslim, because that time ऐसा hostile फेस नहीं था उसका, and I concede that 77 से पहले ये hostile फेस नहीं था. So if I can live with a religion which is totally contrasted to mine, मैं एक मूर्ति पूजक हूँ, उनके हिसाब से ये अलाउड ही नहीं है, फूड हैबिट्स अलग हैं हमारे, एवरीथिंग. सो आज मैं डिसिमिलैरिटीज ढूंढ रहा हूँ, डिस्पाइट दैट वी वर लिविंग अ कोजी एंड कंफर्टेबल लाइफ. Contrast that to people of Jammu. I think everything is common between us. कि हमारे टेम्पल कॉमन होंगे वहां पे, हमारे फेस्टिवल्स कॉमन है, and we now wearing the same dress as you are. So I think ऐसी लेवल पे assimilation would be much easier. और जब मेरा नेबर वही होगा, वो almost thinks alike now. मेरे लिए एनवायरनमेंट जम्मू का हो गया, आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल हियर इन जम्मू, एंड हैव पीपल स्टार्टेड स्टेइंग बैक. यस, देयर क्वाइट अ फ्यू ऑफ माय पीपल हु engineers in particular जो नहीं निकले वहां से, who stayed back. They have constructed houses, particularly कुछ छन्नी में तो काफी सारे घर बनाए, and I go and stay with them, किसी के साथ एक दिन, किसी के साथ 2 दिन रह के, and some of our relatives have constructed houses, and they have उनकी टोन में, अगर आप वो आपसे बात करें हिंदी में, तो आपको पता चलेगा वो डोगरी एक्सेंट है, डोगरी वर्ड्स आ रहे हैं उनकी बात. सो आई टेल हिम, तो कई बार ना ऐसी बात करता है कि एनीबॉडी कैन फाइंड आउट यू आर. आई थिंक दिस इज एसिमिलेशन, कि जब डोगरी वर्ड मेरी लैंग्वेज में आ जाए, so that is the penetration part of it, because I can't expect it the other way around. It should not be. I don't expect a Dogri person to speak Kashmiri, because Jammu की language is a common heritage for me now. और जब ऐसी चीजें होने लगेंगी कि मल्टी लेयर पे एसिमिलेशन होगी, तो सोसाइटल एसिमिलेशन होगा. एंड नॉट टू फॉरगेट कि मैरिजेस होने लगी, that quite a few Kashmiri Hindu girls have married, and other way around also. There's a Kashmiri girl who has married a boy from Kiswat. कहाँ मिले आप? जम्मू में मिले, और कहाँ पे मिले? एक ही जगह ट्यूशन के लिए जाते. Now she is the boy is a part of the family, because I know the family very well. But यही एसिमिलेशन है कि जब आप डिफरेंट लेयर्स पे एसिमिलेट करोगे. व्हेन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप देखिए कि कश्मीरी जम्मू के जो बिजनेसमैन हैं, दे हैव टेकन कश्मीरी बॉयज. वो डिस्टिंक्शन नहीं है कि यार मैं किसी डोगरा को ही क्यों नहीं रखूं, व्हाई डोंट आई गिव हिम अ जॉब.
because he feels somewhere कि इसकी कैपेबिलिटी मैं यूज करने लगूंगा. So it will cut either way. कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए, एक ट्रॉमेटिक सोसाइटी और एक ऐसी सोसाइटी विच वुड बी फीलिंग डिफेंसिव आल्सो, लेट्स ग्रांट इट टू बोथ ऑफ देम, कि जम्मू को लग रहा है यार सडनली मेरे यहाँ पे आ गया तो मेरे रिसोर्सेज पे एक अटैक हो गया. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम both the societies realized that we have been helping each other. We have to be thankful कि जो हुआ है, I have been repeating this n number of times, because जो एक साल में जम्मू के लोगों ने किया है, it is never possible to thank. उसके बाद यार आप कुछ भी कर लो, सेकेंड जनरेशन कुछ भी कर लेगी, 5 साल के बाद कुछ भी कर लोगे, बट दोज 2 years what जम्मू पीपल डिड टू अस, वो बिल्डिंग ब्लॉक बना के डिफरेंट लेवल्स पे इंटीग्रेट करके, एंड आई एम वेरी श्योर सून पीपल वुड बी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट जम्मू कल्चर. मतलब जो हमारे लोग हैं स्टोरी राइटर्स, एंड वन ऑफ द पर्सन विदाउट नेमिंग ही वाज अ वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी. उनके बेटे की अभी एंगेजमेंट थी दिल्ली में, इसे मैरिज तो जम्मू में हो रही है. क्यों? कह रहा मैंने घर ले लिया है वहां पे, मैं दिल्ली में कंफर्ट, ही हाउस इन गुड़गांव, but he said no, I feel comfortable there and I really liked it. For me, for mother, जम्मू जाके ना वो कश्मीरी में बात होती है, so I think these are the integration points, और neighbors के साथ जो उनकी बात होती है, and when I feel comfortable, and I think one of the major marking points was the Kashmir files के टाइम जो outpouring हुई है जम्मू में, I think it brought us a lot together. Because I saw people saying, "यार, we are sorry, हमको नहीं पता था ऐसा." They didn't have to feel sorry. यार, आपने 30 साल में जितना किया वो बहुत है, but you thought कि और कुछ होना चाहिए. I think these things will help us at multiple layers, because when any fabric is to be woven, it gets woven across and at various levels to make a complete integrated fabric out of this. So I see a big hope out there. And lastly, I still have a plot of land which I don't feel like selling anytime soon. I was planning to construct a house in Talab Pillow area, लेकिन ऐसे ही पड़ा है वो मेरे पास अभी भी. So to me, maybe someday. So that is the integrations we have. नहीं, बिल्कुल, वो तो मैं एक्चुअली यूथ को भी कहती हूँ, और जो जिनको निकल के जाना भी पड़ रहा है जम्मू से जॉब्स की वजह से, आई होप जॉब्स आएंगी, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जगह खाली करके जाओगे उस पे कोई और आएगा ही आएगा, तो उस जगह को खाली नहीं करो, कुछ ना कुछ एक रास्ता, एक दरवाजा खुला रखो वापस आने का, और अपनी जगह को पकड़ के रखो. सो आप भी वो तालाब किलो वाली जगह को आप राजेंद्र जी जरूर पकड़ के रखिए. वी होप टू बी पड़ोसी वन डे. एंड आई थिंक आपने जो भी अभी भी जो आपने कहा कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द आइडिया वाज नॉट जस्ट टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड इन 89 एंड 90. वो तो जरूरी है ही, क्योंकि आपने भी पॉइंट आउट किया कि हमें अपनी कहानी कहनी है, बट उससे ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट था कि उससे हम क्या सीखें. एंड लास्ट की जो एक निचोड़ मुझे निकल कर इसमें आती है कि हमारा कनेक्शन, हमारा साथ में घुलना मिलना, हमारा एक दूसरे के साथ काम करना, सोचना, मंथन करना, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, ताकि 47 फिर उसके बाद 89 90 जैसी चीजें जो हमारे साथ हुई हैं वो दोबारा ना हो. चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, चाहे वो डोगरा हिंदू हो, सिख्स हो जम्मू एंड कश्मीर के, ये हमारे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, तो हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और ज्यादा इकट्ठा यूनाइटेड रहने की जरूरत है. एंड इट प्रोबेबली स्टार्ट्स फ्रॉम, न केवल मैं अपनी कहानी बोलूं और आप अपनी कहानी बोलें, पर हम दोनों एक ऐसी जगह पे आए जहां हम एक दूसरे को भी बताएं और दुनिया को भी बताएं कि ये हमारी कहानी है. सो उसकी मुझे लगता है वॉइस ऑफ डोगरास पे हमने तो शुरुआत कर दी है आपको बुला के, राजेंद्र जी. सो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, और हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, बिकॉज जम्मू कश्मीर में तो बहुत चीजें होती भी रहेंगी और हमें बहुत सोचना है और बहुत बातें करनी है. सो वी विल बी इनवाइटिंग यू अगेन Just टू last वीओडी. point, आपके इस प्लेटफॉर्म पे, नंबर वन, दैट through you I want to convey my sincere gratitude to people of Jammu, particularly 1991 के लिए. उसके बाद तो ठीक है, is fine. Number two is that for the people of Jammu, कि if मनु जी इंग्लैंड में रह के इतना कनेक्टेड रह सकती हैं with the culture and tries to highlight it every time, all the time. People of Jammu who are either in Jammu or even outside of Jammu, किसी भी part of India में, I think it is their bounden duty to contribute to the culture कि जहां से आप पैदा हुए हो, जिस मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया है, please start contributing, because we are in that
prosperous economic stage जब हम कुछ वापस दे सकते हैं. That is true for all Kashmiris. As I say कि जिसने जम्मू में इतना टाइम गुजारा है, keep going back regularly. और वो जम्मू के लोग, I think once we start feeling that we owe something to Jammu, if a person from England can do it, a person from Delhi should do it. So compliments to you for doing whatever effort, great effort you are doing. Thank you, Thank you Rajinder. for listening. Thank you so Thank much. you. It was a pleasure. Thank you so much.